अनजान है वो औलाद जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो अनमोल रत्न है जिनको भगवान भी प्रणाम करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, दिल को छू जाने वाली, प्रेरणादायक कहानी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आज रात के लगभग 10 बजे सोहन दास जी अपने गाड़ी से लंबा सफर करते हुए प्रयागराज पहुंच गए थे। तभी उन्हें हाईवे पर आते जाते गाड़ी मोटर के बीच एक आदमी घायल अवस्था में दिखाई देता है, जो कि कराह रहा था। उन्होंने तत्काल गाड़ी रुकवाई और फुर्ती के साथ उस आदमी के पास पहुंच गए। देखा तो वह आदमी लहूलुहान रोड पर पड़ा हुआ था। हाथ, पैर, सर, चेहरे, कमर, पीठ, हर जगह चोट के निशान थे। जगह जगह चमड़ी फट गई थी। उसमें से रक्त सराब हो रहा था। वह जल्दी से अपने साथी ड्राइवर से कहकर उसे गाड़ी में डलवाकर अस्पताल के तरफ रवाना होते हैं। सोहन दास जी उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। बस चिल्लाए जा रहा था। आंखों में चोट लगी थी तो आंखें सूज गई थी और हल्की हल्की बंद हो गई थी। गाड़ी अपने रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल सोहन दास जी सीनियर इंस्पेक्टर थे। अभी कुछ ही दिनों बाद वाराणसी से प्रयागराज उनका तबादला हुआ था, तो वे यहीं आ रहे थे। प्रयागराज से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रयागराज से ही पूरी की थी और यहाँ उनका एक बहुत ही परम मित्र लक्ष्मी प्रसाद जी थे, जिनके घर वे अक्सर पढ़ाई के दौरान आते जाते रहते थे। वे आज भी अपने मित्र के ही घर रुकने वाले थे और वह वहां जाते ही कि यह सब हो गया। खैर, अब गाड़ी हॉस्पिटल के पास पहुंच गई। उस व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर लाया गया। तभी अचानक उन्होंने उस व्यक्ति को गौर से देखा तो यह क्या? यह तो उन्हीं के परम मित्र लक्ष्मी प्रसाद जी थे। यह देखकर तो वे हैरान रह गए। सोचा कि शायद वर्षों बाद उन्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन और करीब से ठीक से देखा तो वे उन्हीं के परम मित्र लक्ष्मी प्रसाद जी थे। एक सरकारी अध्यापक की ऐसी दुर्दशा कैसे? उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। उन्हें तो जल्दीबाजी लगी थी कि कब वे होश में आए, कब ठीक हों, कि उनसे पूछा जाए कि यह सब कैसे हुआ। खैर, इलाज किया गया। जब उनकी हालत सुधरी तो सोहन दास जी अपने परम मित्र लक्ष्मी प्रसाद जी के हाथों को अपने हाथ में पकड़कर बोले, लक्ष्मी पहचाना मुझे? तभी लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा, तुम तो सोहन हो ना, तुम्हें नहीं पहचानूंगा। अरे, अखबारों में तुम्हारे कारनामों की खबरें पढ़ता जो रहता हूं। मेरे दोस्त, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अरे नहीं लक्ष्मी, ऐसे क्यों कहते हो? अच्छा यह बताओ कि आखिर तुम्हारी यह हालत किसने की और यह सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने मारा पीटा? सोहन दास जी की बात सुनकर उनके परम दोस्त लक्ष्मी प्रसाद जी रोने लगे और अपनी सारी आपबीती बताने लगे कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुए अभी 1 ही साल हुआ था कि उनके जाने के बाद अकेलापन मुझे सताने लगा। घर मुझे काटने को दौड़ता और अभी 6 महीने पहले ही मैंने अपनी बेटे अनिल की शादी की थी। मैं खुश था कि चलो बहू के आने से इस घर में रौनक आ गई। बहू को अपनी बेटी की तरह मानूंगा, उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा, नाती पोते होंगे, घर खुशियों से भर जाएगा। फिर मालती घर की बहू बनकर आई। कभी उसे किसी भी चीज के लिए नहीं रोका टोका। वह कभी भी आए जाए, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, लेकिन मैं कभी किसी चीज के लिए उसे नहीं रोकता था। वह हमेशा अपनी मन मर्जी करती रहती थी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता था।
मेरा बेटा अनिल सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को देर रात तक घर लौटता और मैं भी रिटायर होकर घर पर बैठा था। आगे लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा, लगभग 1 महीने तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरी बहू मालती के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, मुझे खाना पानी नहीं पूछती थी, ना तो मुझसे अच्छे से बात करती थी। पर इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल के बच्चे बूढ़े लोगों से ज्यादा मतलब ही कहाँ रखते हैं। लेकिन वह पूरा दिन फोन पर बतियाती रहती थी। मुझे अच्छा ना लगता। मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछ लिया, मालती बेटा किसका फोन आया है? वह बोली, मेरे पापा से बात कर रही हूं। तब मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल फोन भी पानी में गिरकर खराब हो गया है। मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए दिया है, तो समधी जी से बात करे, बहुत दिन हो गया है। तो मैंने अपने बहू से कहा, मुझे भी बात करवाओ, मैं भी समधी जी से बात कर लूंगा। बाबूजी, मेरे पापा के पास अभी समय नहीं है, कहकर शालिनी बहू ने फोन रख दिया। फिर भी मैंने बुरा नहीं माना। ऐसे ही दिन बीतते रहे। धीरे धीरे मालती बहू बाजार जाने आने लगी। आए दिन बाजार चली जाती और सुबह से शाम तक मेरे बेटे अनिल के आने से 1 घंटा पहले ही घर वापस लौट आती। एक दिन मैंने उससे बोला, बेटी मालती बाजार से सामान मैं तुम्हें लाकर दूंगा, वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही तो बैठा रहता हूँ। बहू ने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, आराम से घर पर बैठिए। कभी बहू ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन मुझे सुबह से शाम तक उसका घर से बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्या खरीदती है कि जो सुबह से शाम हो जाता है। जब वह घर आई तब मैंने उससे बोला, बहू तुम ऐसे रोज रोज बाजार मत जाया करो और समय से पहले घर आ जाया करो कि तुम उजाले में ही घर आ जाया करो। आजकल का जमाना ठीक नहीं है। बेटी तुम देख रही हो ना, आजकल का माहौल खराब है। बहू बेटियां देर रात तक अकेली रात में सुरक्षित नहीं हैं। मेरे दोस्त सोहन, तब बहू ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और माहौल कैसा है यह मैं अच्छे से जानती हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं। चैन सुकून से खाना पीना मिल रहा है, उसी में खुश रहिए, मेरी जिंदगी में दखल डालने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह तमतमाते हुए कमरे में चली गई। उस दिन के बाद मैंने बहू को कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे अनिल को बताना चाहा, पर यह सोचकर चुप रह गया कि बहू बेटे की अभी नई नई शादी हुई है, कहीं उनके जोड़े पर कोई गलत असर ना पड़े, दोनों के रिश्ते खराब ना हो, उनके रिश्ते टूटे ना। दोस्त, यह सोचकर मैं खुद ही बहू की तहकीकात करना शुरू कर दिया। एक दिन बहू फिर से बाजार जा रही थी। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। मैंने देखा कि मालती बहू एक लड़के के साथ कार में बैठकर चली जा रही है और शाम को भी वह लड़का उसे वापस छोड़ने भी आता है। मित्र, यह लगभग 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं सब समझ रहा था, लेकिन जो मैं देख रहा था वह मेरे बेटे अनिल के साथ बहुत गलत हो रहा था। लेकिन उसी दिन मैंने अपने बहू मालती से तेज आवाज में बोला, बहू यह लड़का कौन है? किसके साथ तुम जाती हो? क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे अनजाने लड़के के साथ आने जाने की? मैं तुम्हें शरीफ समझता था बहू, लेकिन तुम अगर आज के बाद वह लड़का तुम्हारे आसपास दिखा या तुम उसे मिली तो मैं अनिल को सब कुछ बता दूंगा। यह सुनते ही मालती बहू मेरे पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी।
बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर आप अनिल को कुछ मत बताइएगा। मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने सोचा कि वह सुधर गई, अब वह मुझे प्यार से बोलती, वह मेरी देखभाल भी करने लगी, समय पर मुझे खाना देती, मुझे दवाइयाँ देती, प्यार से बात करती, बाबूजी बाबूजी करती रहती थी। मैंने सोचा कि अब वह सही हो गई है, अब वह सुधर गई है। लेकिन एक दिन मैंने अपने बहू से कहा कि बहू मैं शाम तक आऊंगा, मंदिर में आज भजन कीर्तन हो रहा है और वहां पर भंडारा भी है और मैं शाम को वहीं पर खा पी कर आऊंगा, तुम घर में आराम से रहना। यह कहकर मैं मंदिर चला गया। लेकिन मुझे रास्ते में याद आया कि अरे मैंने हारमोनियम लेना तो भूल ही गया। दरअसल मेरे स्वर्गवासी पत्नी मंजू को गाने बजाने का बहुत शौक था। एक हारमोनियम उसे उपहार में दिया था, तो भजन कीर्तन वालों ने उस हारमोनियम की मांग की थी, तो मैं उसे अपने साथ लेकर आने का वादा किया था। मैं वापस घर लौटने लगा। घर आकर मैंने देखा कि घर के बाहर वही कार खड़ी थी जिसमें मेरी बहू किसी लड़के के साथ बैठकर आती जाती थी। मैं दबे पांव जैसे ही अंदर गया तो देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मालती बहू उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी और दोनों बेशर्मी कर रहे थे। मैं यह देखकर उस पर जोर से चिल्लाया, मालती बहू और वह लड़का मुझे देखते ही दोनों हक्का बक्का रह गए और वह अजनबी लड़का जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकलकर भागा। मैंने सोचा कि आज बेटे अनिल को सब कुछ बता दूंगा और मैं बाहर बैठकर अपने बेटे अनिल के आने का इंतजार करने लगा। तभी 10 मिनट बाद अनिल तमतमाते हुए मेरे पास आया और मुझसे तमतमाकर बोला, बाबूजी मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, कैसी सोच है आपकी, आप अपने बेटी जैसी बहू के साथ ऐसी हरकतें करेंगे, शर्म नहीं आती आपको, अपना बाप कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। वह आपको पिताजी पिताजी कहती थी, आपको पापा कहकर संबोधित करती थी, लेकिन आप ही ने अपने बहू के ऊपर गंदी नियत डाली। मेरी पत्नी मालती ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तभी अनिल की पत्नी मालती रोते हुए आई और अनिल से लिपटकर रोते हुए बोली, अनिल आज बाबूजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। यह सुनते ही अनिल गुस्से से लाल पीला हो गया और बिना मेरी बात सुने ही मुझ पर टूट पड़ा। लात घुसों और डंडों से मुझे खूब मारा और मारते मारते मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाला और घसीटकर गाड़ी में डालकर और मुझे हाईवे पर छोड़कर चला गया। मैं रोता गिड़गिड़ाता और कहता रह गया, बेटा मेरी बात तो सुन ले, बेटा मेरी बात सुन। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। कहते कहते लक्ष्मी प्रसाद दहाड़े मारकर रोने लगे और सोहन दास जी ने उन्हें चुप कराया और हिम्मत दिलाई, उनके जख्मों पर दवाई लगाई और उन्हें अपने साथ होटल में ले गए और वहां पर खाना खिलाकर दोनों सो गए। अगले दिन लक्ष्मी प्रसाद की तबीयत ठीक लग रही थी तो दोनों फिर से मालती बहू की तहकीकात करने लगे। मालती बहू लड़कों के साथ बाहों में बाहें डाले झूम रही थी और उन्होंने मालती बहू की वीडियो और कुछ तस्वीर ली जिसमें वह लड़कों के साथ थी और उन फोटो को इकट्ठा करके सोहन दास जी अनिल के ऑफिस पहुंचे और उसे दिखाया। यह देखकर अनिल बोला, मैं क्यों भरोसा करूं आप पर, आप जाइए यहां से। तभी सोहन प्रसाद जी बोले, बेटा अनिल मुझे तुमसे कोई लालच नहीं, वह लड़की चरित्रहीन है। अनिल ने कहा, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि कौन कैसा है। यहां वह भी जानना चाहता था कि आखिर उस फोटो के पीछे सच्चाई क्या है। अगले दिन वह अपनी पत्नी मालती से कहकर गया, मालती मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगा, खाना बाहर से ही खाकर आऊंगा।
मुझे आने में लगभग रात के 10-11 बज जाएंगे और तुम खाना खाकर सो जाना और अपना ख्याल रखना। यह कहकर अनिल ऑफिस चला गया और इधर सोहन दास जी और लक्ष्मी प्रसाद जी बेटे अनिल के घर के बाहर नजर रखने लगे। फिर से वही कार आई। उन्होंने अनिल को फोन किया कि आओ अपने घर आकर देखो। जो तुम देखोगे ना तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। अनिल तुरंत घर पहुंच आया। घर के बाहर एक कार खड़ी थी। यह देखकर अनिल को गुस्सा आया, परंतु उसने धैर्य रखा। सोहन दास जी और लक्ष्मी प्रसाद जी घर के बाहर छिपे हुए थे। अनिल दबे पांव घर में दाखिल हुआ। अंदर जाकर जो उसने देखा उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। वह भौंचक्का रहा गया। एक लड़का मालती को अपनी बाहों में भरे हुए था और यह देखकर अनिल ने मालती का हाथ पकड़कर उसके बालों को खींचकर जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। 2 थप्पड़ की मार से ही मालती सहम गई और उस लड़के का बाजू पकड़कर उसे लात घूंसों से मारा और उस पर टूट पड़ा और डंडा लेकर उसके सर पर मारने ही वाला था। तभी लक्ष्मी प्रसाद जी पुलिस के साथ अंदर आ चुके थे, क्योंकि सोहन दास जी ने अपनी टीम को बुला लिया था और उसे रोका। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़कर ले गई। अनिल अपने बाबूजी को देखने लगा और उसके आंखों में आंसू भर आए। अपने बाबूजी के पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने बाबूजी पर हाथ उठाया। यह कहते हुए वह दीवार पर अपना सर पटकने लगा। तभी लक्ष्मी प्रसाद जी ने उसे उठाया और कहा, बेटे तू अपना सिर क्यों फोड़ रहा है? जिसने जैसा किया है उसे वैसी सजा मिलेगी। तू बस कर बेटा, बस कर। तेरी कोई गलती नहीं थी। बस कर बेटा, बस कर। तेरी बस इतनी गलती थी कि तूने मेरे बातों का यकीन नहीं किया। लेकिन बेटा, कुछ भी करने से पहले सच्चाई जान लेना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है, तभी कोई फैसला करना चाहिए। यह कहते हुए दोनों बाप बेटे लिपटकर रोने लगे। तभी सोहन दास जी ने कहा, अरे भाई, सब कुछ ठीक हो गया ना? मैं इतने सालों बाद तुम लोगों के घर आया हूँ। अभी तो भाभी जी भी नहीं है कि जो मेरा सेवा सत्कार करती। कम से कम तुम लोग मुझे एक कप चाय तो पिला दो। यह सुनकर माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो गया और इस तरह एक बेटे और बाप के बीच जो लकीर खींच गई थी वह अब भर चुकी थी। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।